हेलो एवरीवन, आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन में स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे सेल के शेप के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि सेल का शेप जो होता है वो कैसा होता है। तो मैंने बताया था आपको कि सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, अलग अलग शेप होते हैं, उस पर क्या करता है, वेरी करता है। जैसे स्पर्म की बात करें, स्पर्म एक सेल ही है, तो ठीक है। तो स्पर्म की बात करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, अलग होता है। कोलुमिनार एपिथेलियम्स, उसका शेप क्या होता है, अलग होता है। नर्व सेल का शेप जो होता है वो अलग होता है। वैसे ही बात कर लें आरबीसी की बात कर लें तो उसका भी शेप क्या होता है, अलग होता है। बाइकॉनकव डिस्क शेप का होता है। तो सेल के शेप जो होती हैं वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उस पर क्या होते हैं, वेरी करते हैं। उसके साथ ही साथ जैसा उसका शेप होता है उस हिसाब से क्या होता है कि सेल के क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस भी क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे आरबीसी का वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब नर्व सेल का क्या होता है कि मैसेज को कैरी करके क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहा जाता है। पैथोजन से हमारे बॉडीज़ को क्या करते हैं, वो बचाते हैं। अब बात करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आज आपको बताती हूँ सिंपल सा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक नॉर्मल सेल में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं, या एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देखेंगे, तभी क्या होगा, ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। तो नॉर्मल अगर मैं एक सेल की बात करती हूँ, पर्टिकुलर मैं किसी भी प्लांट या एनिमल सेल को नहीं ले रही हूँ, ठीक है। एक सेल की जब बात करते हैं तो उस पर क्या होती हैं, आपकी सिंपल सा एक क्या होती है, बाउंड्री होती है। जैसे हमारे क्या होती है, घर में या स्कूल वगैरह में भी क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो वैसे ही क्या होती है, एक बाउंड्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसी किसी सेल में, किसी स्पेसिफिक प्लांट सेल में आप देखेंगे तो क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में क्या होती है, एक बाउंड्रीज होती है या एक लेयर होती है जो होती है सेल वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ओनली इन प्लांट सेल। और किस में होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल की लेयर जो होती है, जैसे हो गया आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, फंगी होता है। फंगी जो होती है उनमें भी क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि क्यों एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्यों प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एक बार फिर बता दे रही हूँ, क्योंकि सेल वॉल प्लांट जो होते हैं वो एक ही स्थान पे क्या होते हैं, ऐसे रिजिड सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, रिजिड प्रदान करती है, यानी कि पौधों को एक निश्चित स्थान पे वो क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। तो उनको क्या प्रदान करती है, सुनिश्चितता यानी दृढ़ता प्रदान करती है, एक तरीके से रिजिड प्रदान करती है, ताकि वो क्या कर सके कि वो मूव नहीं करते, ठीक है। वो एक ही स्थान पे रहते हैं तो मूव नहीं कर सकते, तो उनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है जो उसको रिजिड क्या करती है, प्रोवाइड करती है। बट अगर हमारे में एनिमल सेल में क्या होगा कि सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो हमारे सेल क्या करेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, एनिमल सेल में क्या होती हैं कि आपके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ आपके बैक्टीरिया, फंगी, इन सब में भी क्या होते हैं, आपके सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आगे हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया और फंगी जो होती हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। अभी फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सिंपल सा एक सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें एक शेप होता है यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो जब हम क्या करेंगे न्यूक्लियस के बारे में एकदम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बीच में यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका डीएनए, ये है आपका डीएनए, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड जैसी मैट्रिक्स क्या होती है, रहती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी, ठीक। और ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर लें तो यहाँ पे ये एक ऐसा शेप होता है जो क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका, इसी के पास आपका क्या होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। क्या होता है, गोल्जी एपरेटस, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ये, यहाँ पे ये ऐसे होता है, ठीक। फिर बात करते हैं इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। देखिए मैं बात नहीं कर रही हूँ कि ये एनिमल सेल का है या प्लांट सेल का है, मैं बस बता रही हूँ कि सेल के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल सा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लास्टिड हो जाएगा, प्लास्टिड भी होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड भी होती हैं, ठीक। तो ये रहा एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर जिसमें क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, सेल ऑर्गेनेली की जब बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेली की जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये 3 तरीके का होता है, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। फर्स्ट क्या होता है आपका, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, उनका जो सेल होगा वो क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी कि इसमें क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन से ये क्या होंगे, बाउंडेड से क्या होंगे, एक तरीके से कह सकते हैं उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जैसे एग्जांपल, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली आ जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा, वैक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है। वैक्यूल्स के बाद क्या आएगा आपका लाइसोसोम आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, साथ में गोल्जी एपरेटस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनमें जो आपकी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो सिंगल होती है, ठीक है। सेकंड है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब इसमें क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें क्या होगा, ऐसे सेल ऑर्गेनेली आएंगे जो क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड से क्या होंगे, घिरे होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो क्या होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, वो घिरा होता है। उसके अलावा आपका होता है न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है आपका, प्लास्टिड होता है, जो केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, ठीक है, प्लास्टिड हो गया। थर्ड है आपका मेम्ब्रेन लेस, यानी कि ये ऐसे सेल ऑर्गेनेली होंगे जिनमें किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन जो होती है या कवरिंग जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम के अलावा आपका होता है सेंट्रियोल या इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम,
ये क्या करता है, जब आपका सेल डिवीज़न होता है तो उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये कुछ रही आपकी सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली में ये 3 तरीके के सेल ऑर्गेनेली हो सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो सकते हैं, या लेस मेम्ब्रेन हो सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड में आपका वैक्यूल्स आ जाता है, लाइसोसोम आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus आ जाता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड आते हैं। और मेम्ब्रेन लेस में क्या होता है आपका, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है वो कोई भी किसी भी आवरण से वो घिरा नहीं होगा, वो होता है आपका राइबोसोम, सेंट्रियोम। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हों। अब हम आगे चलते हैं, एक एक सेल ऑर्गेनेली को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट है आपका प्रोटोप्लाज्म। पहले इसी को देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो भी सेल का लिविंग कंटेंट होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो लिविंग कंटेंट, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, अब लिविंग कंटेंट में क्या आ जाएगा, लिविंग कंटेंट में क्या आ जाएगा, तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है, सेल वॉल क्या होती है आपकी, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा। साइटोप्लाज्म जो क्या होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड जैसी मैट्रिक्स क्या होते हैं, फ्लूइड जैसी मैट्रिक्स जो होती है वो फिलअप रहती है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके अलावा क्या आ जाएगा आपका, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की बात करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि पहले सेल के बाहर बाहर क्या होती है चीज़ें, क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो बाहर बाहर की बात करते हैं, तो सबसे बाहर सेल के सबसे बाहर जो होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो पहला हम क्या करेंगे, सेल वॉल ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम क्या करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये क्या किया रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया रहता है, सिंपल सी बात है। एंड द सेकेंड, ये क्या करता है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा क्या करेगा, जो आपका सेल वॉल होगा ये क्या करेगा, एक तरीके से सपोर्ट देगा, सेल को क्या करेगा, सपोर्ट देगा। तो इट इज़ सपोर्ट टू दी सेल, ये भी हो जाएगा। एंड द सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये सेलुलोज जो होता है पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, और ये पॉलीसेक्राइड्स एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि सेलुलोज में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को लिख लेंगे अब। तो सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है आपकी, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या की रहती है, घेरे रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल लेंगे हम, सेकंड पॉइंट ये बोलेंगे कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल और प्रोटेक्ट टू दी सेल। तीसरा, इट इज प्रोवाइड सपोर्ट टू दी सेल। एंड द लास्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किससे मिलकर बना होता है, मैंने अभी बताया,
सेलुलोज, ठीक है। और ये जो आपका क्या है सेलुलोज है, इसका पाचन जो है वो हमारे बॉडीज़ में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एनिमल्स की अपेक्षा क्या होता है स्मॉल होता है, उनका क्या होता है लार्ज होता है, ताकि वो सेलुलोज को क्या कर सके पचा सके, ठीक है, उसका डाइजेशन कर सके। तो सेलुलोज का पाचन हमारे बॉडीज़ में नहीं होता। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड्स से मिलकर बना होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स। और ये पॉलीसेकेराइड्स एक तरीके का क्या है एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए एनिमल्स क्या करते हैं इस सेलुलोज का पाचन उनमें आसानी से हो जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं सेलुलोज लेते हैं या खाते हैं, ठीक है। ये तो रहा एक सिंपल सा सेल वॉल के बारे में, ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आप देखे थे कि एक नॉर्मल अगर हम सेल को देखें तो आउटर कवरिंग मोस्ट जो आपका सबसे बाहरी लेयर होता है या बाहरी परत की बात करते हैं तो वो क्या था सेल वॉल था, जो कि सेल वॉल जो केवल किस में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल जो होती है केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ बैक्टीरिया में भी क्या होती है सेल वॉल होती है वो लेकिन अलग अलग क्या होती है अलग अलग केमिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो उनका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट वो किससे मिलकर बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का। फंगी की बात करेंगे तो उसमें काइटिन की बनी होती है। कवक की बात करते हैं तो उनका सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। जबकि एनिमल में क्या होता है सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है आपकी अपसेंट होती है। अब जब अपसेंट होती है तो वो किससे मिलकर बनी होगी, किसी से भी नहीं, हम खत्म। फिर उसके बाद क्या होता है वायरस होता है। वायरस भी क्या होता है आपका उसमें भी क्या होता है सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि वो क्या है नॉन सेलुलर है, नॉन लिविंग है भाई, ठीक। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई हो। कॉपी लेकर बैठिए तभी समझ में आएगा, इसको नोट भी करते रहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप अपनी कॉपी में क्या करिए इसको नोट करते रहिए। नेक्स्ट आपका सेल और नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखिए जब हम क्या करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनमें दो साइंटिस्ट का जिक्र किया जाता है। फर्स्ट है आपके सिंगर एंड द सेकंड है निकोल्सन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था इन 1972 में 1972 में क्या किया था एक मॉडल दिया था, ठीक है, एक मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसका नेम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इस मॉडल में इन्होंने बोला क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, और सेल वॉल किससे मिलकर बनी थी सेलुलोज की, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड भी कैसा फास्फोलिपिड का, ठीक है, फास्फोलिपिड का, ठीक। तो एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये मॉडल कैसा था, अगर इस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल कुछ ऐसा था। यहाँ पे ये क्या था आपका फास्फेट था या फास्फोरस था, यहाँ से ये क्या था ये था आपका फास्फोल, ठीक है, और ये क्या है प्रोटीन है, ठीक। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक फास्फेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोटीन। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, यानी फास्फोलिपिड की क्या है दो परत है, यानी कि दो फास्फोलिपिड से क्या हुई है बनी है दो क्या है लिपिड है और दो क्या है दो फास्फोलिपिड, यहाँ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दो फास्फोलिपिड से क्या हुई है मिलकर बनी हुई है। साथ ही साथ
अगर बात करते हैं, ये है फास्फो, ये है सॉरी यहाँ पे ये क्या है, लिपिड है, ठीक है, ये क्या है, लिपिड है। तो यहाँ पे आपको 1-2 फास्फोरस दिख रहा है और यहाँ पे ये क्या है दिख रही है, लिपिड दिख रही है। तो यहाँ पे बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स के 2 लेयर हैं, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको हम और बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसका। आप इसका 3D शेप अगर क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे गूगल वगैरह पे या मोबाइल में देखेंगे तो इससे भी अच्छा दिखाई देगा। और वो कैसा दिखाई देगा, एक सैंडविच मॉडल की तरह दिखाई देगा। इसलिए इस मॉडल को हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल भी, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल कैसा दिखाई देता है, सैंडविच के जैसा, ठीक। यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है आपका, ऐसे प्रोटीन होता है, ठीक है, ऐसे बीच में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। तो ये क्या है आपका, प्रोटीन है, ठीक है। और सम अमाउंट में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। जैसे आप सैंडविच खाएंगे तो उसमें सभी चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं ना, सेम वैसा ही होता है, ये ऐसे रहते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को और भी ऐसे बना लेते हैं तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे क्या है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स से क्या है, 2 लेयर प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए क्या है, ये आपका बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स लिखा रहता है। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और भी चीज़ें हम क्या बता सकते हैं, अगर हमें कुछ लिखना हुआ तो सिंपल सा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर composed of lipid and प्रोटीन। और लिपिड में भी कैसा, लिपिड में भी फास्फोलिपिड्स का, ठीक है, फास्फोलिपिड्स। और वो और भी डिटेल करेंगे तो बाई फास्फोलिपिड्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इट नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कंट्रोल दी मेंटेन ऑफ सब्सटेंस, कंट्रोल दी मेंटेन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के अंदर, जैसे मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, ये कोई सेल है, सेल के बाहर अगर कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, सेल के अंदर आती है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करती है, परमिशन लेती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है कि हाँ उसे उस सेल के अंदर आना है या नहीं आना है, ठीक है। एक तरीके से वो क्या करती है कि सब्सटेंस पे जो बाहरी सब्सटेंस होते हैं उन पे क्या करती है, नज़र रखती है, ठीक है। तो ये होती है, ये क्या करती है कि कंट्रोल करती है जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं, सेल बाहर से सेल के अंदर आते हैं या सेल से कोई भी चीज़ बाहर जाती है तो इन पे ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। इनको देखती है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, उसको अंदर आना है, सेल के अंदर लेकर आना है या सेल से बाहर करना है, तो वो परमिशन देना है या नहीं देना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंट्रैक्ट आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान समझिएगा, जब ये कोई सेल है, ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इससे जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है,
इससे जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं उससे इंटरेक्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए मैंने लिखा है इंटरेक्ट आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उनसे पहले, सबसे पहले इंटरेक्ट कौन करता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? इट इज़ सेमी permeable and flexible ठीक है। ये क्या होती है? सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि सेलेक्टिव चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मुंह उठाकर चला आया और सेल के अंदर चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये क्या करती है? सेलेक्टिव चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करती है हमारे सेल के अंदर कि हाँ भैया तुम्हें अंदर जाना है और तुम्हें क्या करना है? अब बाहर जाना है, ठीक। और फ्लेक्सिबल का मतलब किसी भी तरीके से वो क्या होती है, हम उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो होता है फ्लेक्सिबल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं हम? कि इनमें क्या होती है? सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होती है? सम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, लिपिड और प्रोटीन के अलावा, ठीक। तो ये रहा कुछ बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेल ऑर्गेनेली पे। इसमें हम क्या करते हैं? अब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ across the प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो आपके क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सही है। फर्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही क्या आता है आपका? डिफ्यूज़न, और क्या आता है? ऑस्मोसिस, ठीक है। अब बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है, बुक में केवल डायरेक्ट दे दिया जाता है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अब ये आया कहाँ से? किसी को पता ही नहीं। तो क्या होती है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो भी चीज़ें क्रॉस करती हैं तो उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं कि जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं? जाते हैं। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन की ओर।
सांद्रता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ जाएंगे, हाई से लो, और एक्टिव में लो से हाई। इसमें सेल को क्या करती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होती है, सेल को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, तो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब क्या करते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। और इसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और इसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती सेल को, ठीक है। फर्स्ट है आपका, इसमें हम क्या कर लेते हैं, दोनों के बीच पहले और भी डिफरेंस जान लेते हैं। तो है आपका पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और क्या है आपका ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। मैंने बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि द मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक्टिव में क्या हो जाएगा, दी मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, it is not required to energy। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेल को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इट इज रिक्वायर्ड to energy in the form of ATP। इसमें क्या होती है, सेल को एनर्जी की आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है, यानी कि सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कौन से ट्रांसपोर्टेशन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। एंड द थर्ड क्या हो जाएगा, इट इज स्लो मूवमेंट, ये क्या होती है आपकी, स्लो मूवमेंट होती है। एंड द थर्ड, इट इज रैपिड मूवमेंट, ये क्या होती है, काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है, रैपिड मूवमेंट। एंड द फोर्थ, अगर सेल को क्या हो, छोटे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाना हो तो वो क्या करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या करता है, वो करा देते हैं, ठीक है। बट बड़े मॉलिक्यूल्स को अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना हो तो हम क्या करते हैं, सेल जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ओनली स्मॉल
molecules or water are transported by the process of passive. एंड दी फोर्थ इसमें क्या हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट occur एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बोला ना कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए सपोज दैट कि मान लीजिए ये कोई सेल है, सेल के बाहर क्या है, कोई सब्सटेंस है। ठीक है, सब्सटेंस है। ठीक, तो सेल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है, सपोज दैट कि मान लीजिए कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम है और बाहर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है। तो ये कहाँ से मूव करेंगे, बाहर से सेल के अंदर के साइड क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। तो ये क्या होगा, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये है बेसिक सा डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो। अब हम चलते हैं डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस पे। देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है। ठीक है, द फर्स्ट हेडिंग डिफ्यूज़न। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? तो डिफ्यूज़न जो होता है एक स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट होता है, खुद से होता है। इसको करवाने के लिए, मतलब ये मूवमेंट करवाने के लिए हमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होता है। जैसे हम क्या करते हैं, रूम में, अपने रूम में परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं, तो परफ्यूम का स्मेल जो होता है, हम मारते तो एक जगह है ना, बट परफ्यूम की स्मेल जो होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। खाना बनाती है मम्मी किचन में, बट जो आपकी स्मेल होती है, महक जो होती है, वो क्या होती है, आपके दूसरे रूम में या फिर अदर जगह भी क्या होती है, फैल जाती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। हम क्या करते हैं, जो अगरबत्ती होती है उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तो एक रूम में जलाते हैं, बट उसकी स्मेल जो होती है वो कहाँ तक फैलती है, दूसरे स्थानों पे भी जाती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो वो सब क्या है, डिफ्यूज़न है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों में ही एक कॉमन चीज़ है कि इसमें मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लो। ठीक है, हायर टू लो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, इट इज़ अ spontaneous movement, सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या होती है, खुद ब खुद होती है। एक ऐसी मूवमेंट है जो खुद ब खुद क्या होती है। सब्सटेंस क्या हो सकते हैं आपके, जस्ट लाइक सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं जस्ट लाइक वाटर, एंड दी गैसियस के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया ना परफ्यूम और अगरबत्ती का। तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एंड द सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूज़न में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है, और इसमें मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर। ठीक, जैसे
सपोज दैट इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ये आपका कोई सेल है, ठीक है। सेल के बाहर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें क्या होती है, ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट सेल के अंदर क्या है, आपकी ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है, और बाहर क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे ना। तो यहाँ पे ये क्या है, गैसेस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज़न हुआ कि नहीं। डिफ्यूज़न देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि बाहर जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो मोर अमाउंट में है, ज़्यादा है, और हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो कम है। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कहाँ मूव करेंगे, बाहर से अंदर की ओर। ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे, तो ग्लूकोज क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करें। तीसरा देखिए, मैं अलग अलग एग्जांपल देकर एक ही सेल में क्या कर रही हूँ आपको बता रही हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये कोई क्या है, एक्स पॉइंट है, और ये क्या है, कोई वाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे वाटर H2O कह लें, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, और वाई पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कहाँ करेंगे, सिंपल सा X2I, यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वो क्या हुआ आपका, डिफ्यूज़न, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये खुद से होता है। जैसे आप क्या करिए, इंक को अगर पानी में डालिए तो वो खुद ब खुद क्या होगा, पूरी जो इंक रहेगी वो क्या होगा, पूरे पानी में क्या होगी, फैल जाएगी। तो वो क्या होता है आपका डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफ्यूज़न। सेकंड है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव कहाँ करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे जो सॉल्वेंट रहेंगे, सॉल्वेंट यानी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिख लेंगे कि सॉल्वेंट और वाटर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, in the presence of semi permeable membrane, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो क्या करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। सपोज दैट इसको समझिएगा, यहाँ पे इसका एग्जांपल, ठीक है, कैसे समझना है। सपोज दैट ये क्या है, हमारा सेल है, ठीक है। सेल से हमें क्या करना है, यहाँ पे बाहर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, आपके ज़्यादा हैं, और सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कम है। तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर रहे हैं इन द
इसी को हम बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं, हायर टू, यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब मैं यहीं पे अगर यहाँ पे क्या है, आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, और यहाँ से अगर वो क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, तो ये हुआ आपका डिफ्यूज़न। क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, ऑस्मोसिस, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये होती है आपकी ऑस्मोसिस। बट इसी सेल में अगर क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कहीं पे क्या है, उनकी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा हैं, और वो क्या करते हैं, उसी में एक दूसरे स्थान पर आते हैं, यानी कि नीचे आते हैं जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के अमाउंट क्या है, कम है, तो वो हो जाती है प्रोसेस आपकी डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस, ठीक। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हो। चलते हैं हम आगे टॉपिक पे। इसके बाद आता है आपका इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। इसमें भी क्या होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका क्या है, ऑस्मोसिस को ही यहाँ पे एक आता है आपका इंडो ऑस्मोसिस और होता है आपका एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, कोई सेल है, यहाँ भी हम सेल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस है तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्वेंट के वो यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पे सपोज दैट कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, मोर अमाउंट में है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, और सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कहाँ करेंगे, बाहर से अंदर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जब क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहाँ, इनसाइड ऑफ द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और कॉल्ड इंडो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, सिंपल सा लिखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम नहीं लिखते हैं, इनसाइड, मूव inside of the cell by the process osmosis। जब क्या होते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, यानी कि सेल के अंदर जब जाते हैं, ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल जाते हैं, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो वो प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इंडो ऑस्मोसिस कहलाती है, ठीक है। कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, इनसाइड ऑफ द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, सपोज दैट कि क्या है, सेल के बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स के अमाउंट जो है वो क्या है, लेस है, एंड द सेल के अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेल्स जा रहे हैं, आउट ऑफ द सेल्स जा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये क्या करेंगे, सिंपल सा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव outside of the cell by the process of osmosis or called exoosmosis। आई होप आप लोगों को इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस समझ में आया हो, ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका है नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। अब हम चलते हैं, इसमें एक 3 टॉपिक्स और आते हैं आपके ऑस्मोसिस में, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। क्या होता है? देखिए इसमें ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है आपका हाइपरटोनिक, सेकंड है आपका हाइपोटोनिक एंड द थर्ड है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? देखिए सॉल्यूशन जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन। विलयन जो होता है, विलेय और विलायक को क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या होता है, मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट में क्या आ जाएगा, जैसे शुगर, साल्ट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के फॉर्म में हो सकते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होती है, आपकी जो सॉल्यूट रहती है वो मोर अमाउंट में क्या रहती है, ठीक है। तो मोर सॉल्यूट रहती है एंड लेस वाटर, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं, व्हेन सेल आर placed in hypertonic solution, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को, ठीक है, अगर हम किसी भी सेल को क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो क्या होगा, व्हेन सेल आर प्लेस्ड इन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होती है वो मोर अमाउंट में रहती है एंड वाटर जो होती है वो लेस अमाउंट में होती है। ठीक है, तो सिंपल सा, जैसे ये कोई क्या है, आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, कोई सॉल्यूशन है, और कैसा सॉल्यूशन है ये, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, सेल को जब रखते हैं, अब जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट जो होगा वो मोर अमाउंट में होगा और वाटर क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा। तो हमारे सेल के अंदर क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो वाटर की अमाउंट रहेगी वो क्या रहेगी, मोर अमाउंट में रहेगी, और जो क्या रहेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा, उसमें जो वाटर का लेवल है वो लेस है। तो मूव जो है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल से क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कहाँ करेंगे, हमारे बाहर की ओर। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कहाँ कर रहे हैं, सेल से आउटसाइड की ओर। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, आपकी प्रोसेस क्या हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सेल जो हो रहा है, जो आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से कहाँ जा रहा है, आउटसाइड। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द सेल आउटसाइड ऑफ द सेल्स और कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। ये प्रोसेस हुई आपकी एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, और जब क्या हुआ, सेल से पानी बाहर चला गया तो सेल क्या होगी, सेल आर श्रिंक, सेल क्या होगी, पिचक जाएगी भाई, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, अपने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हमारा सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, पिचक जाता है।
और अगर हम क्या करें, सेल को किस में रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अपने जो क्या है सेल है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, ये है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हमने क्या किया, सेल को इसमें रखा, तो जब हमने सेल को रखा तो हाइपोटोनिक में क्या होगा आपका, मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट, लेस सॉल्यूट। ठीक है, वाटर का अमाउंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा उस सॉल्यूशन में, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब सेल के अंदर वाटर का अमाउंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट क्या है, कम है, और हमारे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे फिर से मूव करेंगे हायर टू लोअर, यानी कि आउटसाइड, यानी कि जो बाहर जो आपका सॉल्यूशन है उससे क्या करेंगे, सेल्स के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो जाएंगे। तो यहाँ पे सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेल जो होगी वो स्वेल कर जाएगी। ठीक है, यानी कि फूल जाएगी। जैसे किशमिश को आप पानी में डालिए तो पानी उसके अंदर चला जाता है और किशमिश क्या होती है, फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, तो वो होता है आपका हाइपोटोनिक। ठीक है, अब बचा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये है थर्ड आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट रहती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट जो रहती है वो क्या रहती है आपकी, इक्वल रहती है। ठीक है, इक्वल रहती है। जैसे हमने क्या किया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमने अगर सेल को रखा, व्हेन सेल आर प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा कि जो क्या होगा, जो सेल रहेगा आपका वो क्या होगा, उसमें जो वाटर का लेवल रहेगा वो क्या होगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो नेट मूवमेंट, ज़ीरो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड द थर्ड इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्यूट की अमाउंट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और वाटर की अमाउंट क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जब हम क्या करेंगे, अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट क्या है, लेस है, तो हमारे सेल्स के अंदर जो वाटर का अमाउंट रहेगा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर जाएंगे, जो सेल रहेगा सेल से वो आउटसाइड की ओर क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, यानी कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएंगे और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रखते हैं, अगर हम सेल को रखते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर का अमाउंट क्या है वो मोर है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो सेल है, सेल में क्या है, वाटर की अमाउंट क्या है तो कम है। तो सॉल्यूशन से क्या करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंडोऑस्मोसिस, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अंदर जा रहे हैं, इसलिए इंडोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है। ठीक है, इसीलिए जो वाटर का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, नेट उसका आएगा ज़ीरो। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हो। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम, इसमें एक टॉपिक और आता है इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब क्या होती है कि कोई भी चीज़ रहे, कोई भी सब मॉलिक्यूल्स रहे, क्या होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, जैसे आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कैसे क्रॉस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ऐसे ढकेलते हैं। ठीक है, तो जब क्या करते हैं, ढकेलते हैं, तो जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं,
अमीबा अपना फूड का कैप्चर जो है वो कैसे करता है, सपोज दैट कि ये क्या है, कोई अमीबा है। अमीबा क्या करेगी, इसके जो सूडोपोडिया होंगे ये ऐसे क्या करेंगे, मूव करेंगे, और सपोज दैट कि यहाँ पे कोई उसका फूड का पार्टिकल्स है जिसको उसको क्या करना है, खाना है। तो ये जो फूड का पार्टिकल्स रहेगा, ये जो सूडोपोडिया अमीबा का रहेगा, सूडोपोडिया पहले इसको क्या करेगा, घेरेगा, ऐसे चारों ओर से घेरेगा, फिर उसके बाद क्या करता है, इसको अपने अंदर ले लेगा, फिर वहाँ पे फूड वैक्यूल्स में जाएगा जहाँ पे लाइसोसोम जो आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो फूड का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो वो होता है आपका इंडोऑस्मोसिस, यानी कि अमीबा जो अपना भोजन होता है वो इंडोऑस्मोसिस के थ्रू क्या करता है, कैप्चर करता है। एंड द एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा क्या करेगा, जब फूड का डाइजेशन हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस के द्वारा क्या करेगा, अमीबा फूड को कैप्चर करेगा, और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा क्या करेगा, जो बचा हुआ भोजन रहेगा जो डाइजेस्टिव क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स है उसको बाहर करेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। आई होप चीज़ें समझ में आई हो। तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है आपका सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस। अब हम उस पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। ये क्या है, सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। और सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने इन 1665। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। सन की बात करते हैं यानी कि 1831 में किया था, यानी 1831 में किया था। जब सेल की बात करते हैं तो सेल को क्या किया जाता है, जो सेल होता है वो किसी जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का क्या होता है, एक ब्रेन होता है, यानी कि वो सभी सेल की जो एक्टिविटी होती है उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक दिन में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। वैसे ही सेल में जो भी फंक्शन होती हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है, जो भी एक्टिविटी करती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल ऑफ द सेल। ये क्या करती है, सेल को कंट्रोल करती है, यानी कि सभी एक्टिविटी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये क्या होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। सपोज दैट ये क्या है, कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है आपका, न्यूक्लियस ऐसे होता है। ठीक, तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। एक ही बार में आई होप सही से बन जाइए। लग तो नहीं रहा है कि सही से बनेगा। देखिए ये क्या होती है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या है आपको दिख ही रहा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। यहाँ पे थोड़ा सा तो ये ऐसे होता है। ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, देखिए ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना यहाँ पे, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर
इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक लिफाफे की तरह होता है ना, इसलिए न्यूक्लियर इन्वेलप बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये एक पोर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जैसे कि सेल के अंदर जब कोई भी चीज़ आती है तो साइटोप्लाज्म में आती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करती है। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जब कोई चीज़ आती है तो ये न्यूक्लियर पोर की सहायता से क्या होती है, आती है, और इसी से क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या करती है, श्रिंक कर जाती है। जो आपकी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो थोड़ी क्या होती है, चौड़ी हो जाती है, और वो क्या होती है, मॉलिक्यूल्स जो होती है वो बाहर चली जाती है, साइटोप्लाज्म में चली जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही होता है। तो ये क्या होता है आपका न्यूक्लियर पोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कल के जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और इसका वर्क क्या होता है, तो आरएनए सिंथेसाइजिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। कौन, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, ऐसे हमारा डीएनए क्या होता है, पड़ा रहता है। और डीएनए में ही आप देखेंगे तो कहीं कहीं लिखा रहता है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। मैंने फर्स्ट क्या बोला आपसे, क्रोमैटिन, एंड दी सेकेंड क्या बोला मैंने, क्रोमोसोम। बुक में देखेंगे तो मिलेगा क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। साथ में इसमें एक फ्लूइड जैसी क्या होती है, मैट्रिक्स रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए पे। व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए के पहले ही हम क्या करते हैं, ये जो आपका क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दिख रहा है, इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ क्या होता है। आपके सेल के अंदर जो धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पड़ा हुआ है, जब आप क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसी संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है। ये जब क्या होती हैं, जब हम सेल को ऐसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो जब धागे जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो ये होता है आपका क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन होता है। अब यही क्या होता है, जब सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। सेल क्या होता है, जब डिवाइड करता है तो ये क्या होती है, क्वाइल्ड फॉर्म में आती है, क्वाइल्ड कर जाती हैं या कंडेंस हो जाती हैं। क्या होती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, ऐसे, ऐसे हो जाती हैं। ये क्या होंगी, ऐसे कंडेंस हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए, और किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन से भाई, हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो ये होता है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच का डिफरेंस। अब हम जानेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है। और डीएनए की लेंथ को क्या करते हैं, उसमें मेजर वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हो। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीएनए, ठीक है। और डीएनए जो होता है, अगर हम इसको अच्छे से डिटेल करें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी आप क्लास 9th में हैं तो हम उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आपका अम्लीय होता है, इसलिए एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डीएनए। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए आखिर बनता कैसा है,
मतलब ये बनते कैसे हैं। तो डीएनए की जब बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो आपकी वाटसन और क्रिक ने किया था, डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये किससे बने होते हैं तो पेंटोज शुगर, 5 कार्बन रहते हैं इसलिए पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस में भी कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, ठीक है। वही आरएनए में थाइमीन के स्थान पे क्या हो जाता है, आपका यूरेसिल हो जाता है, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है। तो ये दोनों जब क्या होते हैं आपस में मिलते हैं तो बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड, और इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ जब क्या मिलते हैं आपके फास्फेट ग्रुप, क्या मिलते हैं, फास्फेट ग्रुप यानी H3PO4, ठीक है। फास्फेट ग्रुप मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, और यही न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक के पीछे जुड़कर क्या करते हैं, डीएनए का फॉर्म करते हैं, यानी डीएनए को क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये क्या होता है आपका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल एंड कैरीज all the information carries all the information about structure and function of the organism, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होता है, जैसे कि उसके बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग कैसा होगा, ये सब उसके डीएनए में जो जीन प्रेजेंट होती हैं वो क्या करते हैं, निर्धारित करती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इससे ही हमारे माता पिता के जो कैरेक्टर रहते हैं वो हमारे में क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या होंगे, अपने पेरेंट्स के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, कॉपी तो नहीं कह सकते, बट उनके सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका डीएनए हमारे में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। तो डीएनए कैसे बनता है, और डीएनए के कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ये क्या करता है, सभी इन्फॉर्मेशन को कैरीज करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के सभी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई हो। अब हम आगे चलते हैं इसके, अब हम क्या करते हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए डीएनए का जो शेप होता है, ठीक, तो डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। डबल हेलिक्स होता है और इसको वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। यहाँ पे क्या होते हैं, बेस होते हैं, यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन क्या होता है, अटैच होता है। अब डबल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होता है, आपका साइटोसिन होता है। हमेशा यही सीक्वेंस रहेगा। एडेनिन के साथ फिर से क्या रहेगा, थाइमीन रहेगा, और गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा, साइटोसिन। वही आरएनए आ जाएगा तो सिंगल स्टैंड बनाएंगे, जैसे कि सिंपल से ऐसा बनाएंगे, और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे, सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दो बेस पेयर जो डायामीटर होता है इसका वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है, ठीक है। और एक हेलिक्स के डिस्टेंस की बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। और दो बेस पेयर की बात करें तो क्या होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर इसको हम नैनोमीटर में लिखो तो 0.34 नैनोमीटर में होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ह्यूमंस का डीएनए होता है उसकी लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्स 2 मीटर होता है, ठीक है। और क्रोमोजोम की बात करें तो कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो हमारे बॉडीज़ में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं आपकी, डिप्लॉयड फॉर्म में होती है। जैसे हमारे हाथ पैर में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, सेल जो होती हैं, वो डिप्लॉयड फॉर्म में होती है, यानी उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। और इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो होती है 23 पेयर के फॉर्म में, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड की बात कर ले या बेस पेयर क्षार युग बेस पेयर की बात कर ले या फिर क्षार युग्म की बात करें, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्षार युग्म होता है 6.6 इंटू 10 के पावर 9 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका स्पर्मैटिक सेल, ठीक है। और ये क्या करती हैं, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। और इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 23 पेयर नहीं, 23 बस क्रोमोसोम, ठीक है। कैसे, इसमें आती हैं 2 सेल, आपके स्पर्म और ओवा। अगर ये क्या करेंगे, ये 23 और ये 23 ये फर्टिलाइज करेंगे तभी तो 46 बनेगा ना, तभी तो 23 पेयर के फॉर्म में होंगे, इसलिए 23 क्रोमोसोम ओनली होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। और इसमें हम बेस पेयर की बात करें, इसमें अगर हम बेस पेयर की बात करें तो बेस पेयर कितने होते हैं, 3.3 इंटू 10 के पावर 9 बेस पेयर होते हैं। और मैंने बताया आपसे कि ह्यूमंस का डीएनए जो होता है अप्रॉक्स कितना होता है, 2.2 मीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है। अब मीज़र कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर हम एंगस्ट्रॉन में देखें तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि नैनोमीटर में देखें तो 0.34 नैनोमीटर होता है। तो वहाँ पे जो नैनोमीटर में दिया है हम उसको क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो सोमैटिक सेल्स का बेस पेयर है उसको हम सिंपल सा लिख लेंगे 6.6 इंटू 10 के पावर 9 बेस पेयर। एंड दी सेकेंड, यहाँ पे जो नैनोमीटर में है 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो नैनोमीटर में हमने लिखा है उसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब नैनोमीटर में है तो 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम 6.6 इंटू 0.34 करते हैं तो ये आता है अप्रॉक्स 2.244 मीटर आता है, जिसको हम क्या करते हैं कि एक सेल में डीएनए की जो लेंथ होती है, जैसे अगर मैं क्या करूँ, किसी भी चार्जिंग का कोई भी चार्जिंग होता है उसमें हम क्या करें, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, उसमें जैसे जो चार्जिंग होती है उसको हम तोड़ मरोड़ लें तो काफ़ी क्या होती है, ये कुछ ऐसे के फॉर्म में आएगी। सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर जो आपके क्या है डीएनए है, कुछ ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पड़े रहते हैं। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये अप्रॉक्स 2 मीटर की लेंथ होगी इसकी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यही होता है, एक सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है अप्रॉक्स 2 मीटर होती है। तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब डीएनए और हम आरएनए में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिफरेंट जान लेते हैं दोनों के बीच। तो यहाँ पे हेडिंग है आपका डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, डीएनए एंड दी आरएनए। पहला क्या होगा, इट इज डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड, ये पहला डिफरेंस हो गया। एंड द पहला डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड द सेकेंड, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसमें, नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होता है। एंड दी आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। एंड दी थर्ड, ये क्या होता है आपका, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये क्या, सॉरी, ये क्या होता है आपका, डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और भी क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, कि जो आपका क्या होता है, डीएनए होता है, वो क्या होता है, और एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम इसमें। फोर्थ पॉइंट हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि जो आपकी डीएनए होती है इसकी ये क्या होता है आपका, क्षार युग्म, अच्छा डबल स्टैंडर्ड। इतने क्या है आपके डिफरेंस जो है वो काफ़ी हैं। ठीक है, ज़्यादा पूछता नहीं है। हालांकि अगर ज़्यादा इस टॉपिक से बस पूछेगा कि आपका डीएनए क्या होता है, तो आप सिंपल से बताएंगे कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद इसी में क्या होता है आपका, जीन आता है। एक पॉइंट होता है आपका जीन। ठीक है, जीन से नहीं, जीन होता है। ठीक है, ये जीन होता है। जीन जो होती है ये क्या होती है, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की क्या होती है, ये यूनिट होती है जीन। और जीन क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। जैसे अब जीन क्या होता है, ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर मैं बताऊं आपको कि अगर सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का जो आपका क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। और जीन को हम क्या बोलते हैं, इस जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का जीन जो है वो ये बता रहा है कि आपके आँखों का रंग ब्लैक होगा या ब्लू होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि डीएनए, जो आपका डीएनए है उसमें जीन जो है वो बता रहे हैं कि आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपके बाल जो होंगे वो कर्लर होंगे या स्ट्रेट होंगे। और यहाँ से यहाँ तक का डीएनए में जो सीक्वेंस है वो बता रहा है कि आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, डीएनए में यहाँ पे क्या होती हैं, इसके अंदर अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इसमें क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरीज करती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि जीन जो होती हैं वो डीएनए में क्या होती है, रहती हैं। अगर हम क्या करें, जो आपका क्रोमोसोम होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन में खोलें तो बनता है डीएनए। और डीएनए में क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जो बताते हैं कि हमारे आँखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, हमारे जो त्वचा का रंग कैसा होगा। तो ये सब क्या होती है, आपके जीन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है, आपकी जीन होती है। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हों। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बन रही है। थैंक यू सो मच।